नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम जान चुके थे, इससे पहले यानी कि यांत्रिकी के चैप्टर को हम देख रहे थे, सामान्य विज्ञान के जो सीरीज है उसके अंतर्गत। आज हम इस वीडियो में उसके आगे वाले वीडियो यानी कि उसके पार्ट 2 को, यांत्रिकी के जो चैप्टर है उसके पार्ट 2 को देखने वाले हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से सबसे पहले देखें तो संवेग संरक्षण का नियम आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोज को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे संवेग संरक्षण नियम के अनुसार जो है कि इस प्रकार से फैक्ट निकल के आते हैं कि यदि गति विषयक द्वितीय या फिर गति का जो है कि द्वितीय व तृतीय नियम के संयोजन का महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है, तो संवेग संरक्षण का नियम होता है। ध्यान रखेंगे, गति के द्वितीय और तृतीय नियम का संयोजन किसमें हमको देखने को मिलता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत में देखने को मिलता है, संवेग संरक्षण के नियम में देखने को मिलता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, इसके बारे में जाने तो एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकायों पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का जो कुल संवेग होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। एक बार फिर से देखेंगे कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल जो संवेग होगा, कुल जो पोटेंशियल होगा वह नियत होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे रॉकेट का प्रेक्षण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, रॉकेट का प्रक्षेपण। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि किस सिद्धांत के अनुसार रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के अनुसार रॉकेट जो है कि अंतरिक्ष में कार्य करता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे यहाँ से देखेंगे तो कहता है एक सेल के विस्फोट के बाद उसके कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में संरक्षित क्या रह जाता है, तो संवेग ही संरक्षित रह जाता है, केवल ही केवल। उसके बाद जब देखते हैं कि यदि कोई समान गोलियां यहाँ देखेंगे, यदि कोई समान गोलियां भारी व हल्की बंदूकों से अलग अलग दागी जाए तो किस बंदूक से चोट लगने की संभावना अधिक होगी, तो हल्की वाली जो बंदूक होगी उससे अधिक चोट लगेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रक्षेप गति से रिलेटेड जो कि कंसेप्ट, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन आप इसे बोलते हैं, प्रक्षेप गति को प्रोजेक्टाइल मोशन इसे बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो प्रक्षेप गति से क्या तात्पर्य है, तो प्रक्षेप गति के परिभाषा के रूप में जाने कि जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किए जाए तथा उसका जो पक्ष होगा वह परवलयाकार होगा, तो यह इस प्रकार की जो गति होंगी वह प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप गति के रूप में कहा जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे कि यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है और अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप गति के दौरान क्या स्थिर रह जाता है, तो उसके वेग का क्षैतिज घटक जो होता है वह मतलब जो है कि स्थिर रह जाता है, रुक जाता है। प्रक्षेप पथ को क्या कहा जाता है, तो प्रक्षेप पथ को आप जाने तो देख सकते हैं, प्रक्षेप पथ को प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। प्रक्षेप्य पथ को प्रक्षेप पथ के रूप में ट्रेजेक्टरी के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला आपके स्क्रीन पे कि प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण कब बनता है, तो क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण जब प्रक्षेप पथ ऊंचा हो जाता है तब बनता है। उसके बाद देखेंगे कि प्रक्षेप गति के में जो है कि कुल उड़ान का समय कितना होता है। प्रक्षेप गति में कुल उड़ान का समय अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय के दोगुना होता है, अर्थात उड्डयन काल के बराबर होता है, प्रक्षेप गति के कुल उड़ान का समय कितना होता है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले जो समय होंगे उसका दोगुना कर दीजिए तो वह प्रक्षेप गति के कुल उड़ान समय कहलाएगा, या फिर उड्डयन काल के बराबर भी इसे आप कह सकते हैं। उड्डयन काल के बारे में जाने यानी टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं, तो पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच में जितने समय लगेंगे वह उड्डयन काल कहलाता है। परास किसे कहते हैं, जिसे रेंज के बारे में आप जानते होंगे, तो उड्डयन काल में पिंड द्वारा मापी गई क्षैतिज दूरी ही परास कहलाता है। उड्डयन काल में पिंड द्वारा मापी गई दूरी क्या कहलाती है, मापी गई क्षैतिज दूरी क्या कहलाता है,
तो परास कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि किस प्रक्षेप्य कोण के लिए क्षैतिज परास का मान समान होता है। किस प्रक्षेप्य कोण के लिए क्षैतिज परास का जो मान होता है वह समान होता है, तो वह थीटा एवं थीटा 0 से लेकर के थीटा के लिए होता है। ध्यान रखें, 90 से लेकर के थीटा के बीच होता है। अगला है कि किस प्रक्षेप्य कोण पर क्षैतिज परास अधिकतम होता है, तो 45 डिग्री पर क्षैतिज परास जो होगा वह अधिकतम होगा, यानी कि हम अधिक दूर तक किसी भी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर अगर हम फेंकेंगे तो वह सबसे दूर फेंका जाएगा। और ध्यान रखेंगे 11 मीटर प्रति सेकंड और 45 डिग्री के कोण पर किसी भी वस्तु को अगर फेंक दिया जाए तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। तो यह जो गति होगा वह प्रक्षेप्य गति के रूप में कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं आपको 10 मीटर प्रति सेकंड भी बताया गया है, 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए बताया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये 45 डिग्री और 11 मीटर प्रति सेकंड ये सही होता है। अगला आप देखेंगे कि बल एवं घर्षण बल, बल एवं घर्षण बल यानी कि फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो इसमें हम जाने तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल या फिर क्षीण बल या फिर प्रबल बल, ये 4 प्रकार के बल आपको बताए गए हैं किसके अंतर्गत, तो बल एवं घर्षण बल के अंतर्गत। ये आप देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय बल जो होते हैं वह स्थिर विद्युत बल चुंबकीय बल के बराबर होते हैं, यानी कि आप देखेंगे विद्युत चुंबकीय बल जो होते हैं स्थिर विद्युत बल चुंबकीय बल जैसा होता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे फैक्ट के रूप में कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। हम देखेंगे कि हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सफल क्यों होते हैं, तो घर्षण बल के कारण ही हम चलने में सफल होते हैं। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच जो होती है गति का प्रतिरोध करने वाला बल कौन सा होता है, तो घर्षण बल होता है। यदि कोई वस्तु किसी भी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच जो गति का प्रतिरोध करने वाला जो बल होगा वह क्या कहलाएगा, तो घर्षण बल कहलाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे साइकिल एवं कारों में बॉल वायरिंग का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि पहियों एवं धुरी के बीच संस्पर्श एवं प्रभावी क्षेत्र को घटाता जाता है, यानी कि घट जाता है। इसके लिए इसका उपयोग करते हैं, यानी कि पहियों एवं धुरी के मध्य संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र को घटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला देखेंगे घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। बल के जिस दिशा में बल लगता है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से गतिमान है और पीछे के पहिए पर घर्षण बल किस दिशा में कार्य करेगा, तो पीछे की दिशा में कार्य करेगा। अगला है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला आपके स्क्रीन पे कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो यह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देखेंगे कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के किन गुण के कारण उपयोग हो जाता है, यानी कारों के ब्रेकिंग पैड में जो है कि घर्षण के किन गुणों का उपयोग किया जाता है, तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला जो बल होगा वह क्या कहलाएगा, घर्षण बल कहलाएगा। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला जो बल होगा वह घर्षण बल कहलाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स के क्या विशेषता होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स की क्या विशेषता होती है यहाँ से जानेंगे। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य का बल और गति का विरोध। और उसके बाद देखेंगे तो दिशा सदैव वस्तु के गति के दिशा के विपरीत ही होता है, यानी कि दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है और गति का विरोध करता है घर्षण बल। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य का बल होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से कि कुछ अन्य बल किस प्रकार से होते हैं। कुछ अन्य बल के बारे में जाने तो सर्पी घर्षण बल जानते हैं आप, सतह पर सरकना एक प्रकार का कहलाता है सर्पी बल। उसके बाद लोटनिक घर्षण बल, सतह से लुढ़कने की जो बल होती है वो लोटनिक बल कहलाएगा। लोटनिक घर्षण बल का मान क्या होता है, तो सबसे कम होता है। और स्थैतिक घर्षण बल का मान कैसा होता है, तो सबसे अधिक आपका स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है। अगला आप देखेंगे कि घर्षण बल को कम करने हेतु क्या उपाय अपनाए जाते हैं, तो मशीनों में स्नेहक या लुब्रिकेट किया जाता है तथा बॉल बेयरिंग जो इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
और बल के गुणनफल क्या होते हैं? तो बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान एवं त्वरण का, F बराबर ma। ध्यान रखेंगे F बराबर ma। अगला आपके स्क्रीन पे कि भरी हुई गाड़ी को चलने में उसमें चलमान रखने के लिए आवश्यक बल की अपेक्षा अधिक बल से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे, एक बार जो है कि गाड़ी चल गई तो उसके बाद कम धक्का देंगे तो पर भी गाड़ी चलती रहती है, तो यह घर्षण बल कम हो जाता है इसके कारण। उसके बाद देखेंगे स्थिति विज्ञान, स्टैटिक साइंस के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? तो विश्राम की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। स्टैटिक विज्ञान के अंतर्गत विश्राम की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। संतुलन की शर्त के बारे में यहाँ पर जाने, बैलेंस किस प्रकार से हम किसी भी बल के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि वस्तु की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो अस्थायी संतुलन की शर्त पर निर्भर करती है। अस्थायी संतुलन की शर्त क्या होती है? तो वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे हो, गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कार मैन्युफैक्चर किया जाता है उसमें आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से, तो आपके पास स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे पीसा पीसा यानी पीसा की झुकी हुई मीनार। पीसा एक जगह है, वहां पर झुकी हुई मीनार है, मीनार नहीं गिरती है। वह क्यों नहीं गिरती है? तो क्योंकि पीसा के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पीसा के तल से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए यह झुकी हुई मीनार नहीं गिर पाती है। अगला देखेंगे कि द लिफ्ट नहीं, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति को क्या महसूस होगा? तो यह बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है। ध्यान रखेंगे कि जैसा लगेगा जब ऊपर लिफ्ट में आप जाएंगे तो आपका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर लिफ्ट जो है कि नीचे की ओर आता है तो आपका भार जो है कि घटा हुआ, कम होता हुआ प्रतीत होगा। अगला आपका जो है कि यदि लिफ्ट एक समान वेग से त्वरण कर रहा है, एक समान वेग से जा रहा है ऊपर या फिर नीचे, तो गति का भार में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे नीचे आते वक्त लिफ्ट को डोरी यदि टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति कार्य करेगा और भार का मान शून्य हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भार का मान क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा एक्सीलरेशन उसके गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा उस लिफ्ट का। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि नीचे आते वक्त यदि लिफ्ट का त्वरण ए गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से ऊपर उठकर छत से टकरा जाएगा। ध्यान रखेंगे, यह कंसेप्ट बेहद ही मजाकिया रूप से है। यहाँ पर देखेंगे और खतरनाक भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि किसी वस्तु को चांद की सतह से पृथ्वी की तल पर लाने के बाद वस्तु के भार क्या होगा? तो भार में वृद्धि हो जाएगी। यानी किसी भी वस्तु को चांद की सतह से पृथ्वी पर अगर लाएंगे तो यहाँ पर इसके भार में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो चांद है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो वायुमंडल का अभाव के कारण जो है कि नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा पर जो है कि कम गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण नहीं है? तो वहां पर वायुमंडल ही नहीं है, इसी वजह से। यहाँ पर देखेंगे तो नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, क्या होता है? तो घर्षण होता है। नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण होता है। अगला वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्री बल लगता है। वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्री बल लगता है। नेक्स्ट है कि अभिकेंद्री बल के नियम पर आधारित उदा या फिर मौत के कुएं क्रिया इलेक्ट्रॉनिक का नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है कि नाभिक के चारों ओर का घूमना और सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना अभिकेंद्री बल के कारण, अभिकेंद्री बल के नियम के आधारित पर ही होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला आपके स्क्रीन पे कि वृत्ताकार पथ में केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है वह अपकेंद्री बल कहलाता है। VVI है, ध्यान रखेंगे इसको। दोबारा से देखेंगे, पृथ्वी के पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या होता है? तो अपकेंद्री बल होता है। ध्यान रखेंगे, यह जो सीरीज है इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में रखेंगे, और 3 पार्ट इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि यह जो चैप्टर है वह थोड़ा सा लंबा है। इसको हम 3 से 4 पार्ट में रखेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। 3 या 4 पार्ट में आपको आएंगे वीडियो। आगे बढ़ेंगे तो अपकेंद्री बल से हल्के व भारी कणों को पृथक करने के नियम निम्न
उदाहरण किस प्रकार से, तो अपकेंद्रीय बल के हल्के व भारी कणों को पृथक करने के निम्न में उदाहरण आप देख सकते हैं, निम्न उदाहरण है। तो यहाँ पर उदाहरण है, देख सकते हैं कि क्रीम निकालने की जो मशीन है वह अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। ड्राई क्लीनर जो है वह भी अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। अपकेंद्रीय शोषक, अपकेंद्रीय शोषक यानी सेंट्रीफ्यूज ड्रायर जो होते हैं, अपकेंद्रीय शोषक जो होते हैं वह आपको देखने को मिलेंगे अपकेंद्रीय बल के नियम पर ही कार्य करते हैं। अपकेंद्रीय पंप जो होते हैं, सेंट्रीफ्यूग पंप जिसे बोलते हैं, वह भी अपकेंद्रीय बल के नियम पर ही कार्य करते हैं। अगला आपके स्क्रीन पे लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु जल में डूब जाता है। ध्यान रखेंगे, लोहा का जो होता है एक गोला, आप इसे पारे यानी कि जो मरकरी होता है उसमें आप रखेंगे, तो मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, ध्यान रखते हैं, आप जानते ही होंगे। उसमें अगर लोहा का गोला रखेंगे तो लोहा का गोला उसमें तैरता है, लेकिन पानी में लोहा का गोला डूब जाता है। क्योंकि इसलिए होता है कि लोहे की आपेक्षिक घनत्व जो होती है वो पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम होता है, इसीलिए यह जो है कि पारे पर तैरता है, और जल के जो अपेक्षा लोहे का घनत्व अधिक होता है, इसलिए जल में डूब जाते हैं। अगला आपके स्क्रीन पे सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति के रूप में हम यहाँ से जानेंगे कि आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन इसे कहते हैं। तो क्या होता है पीरियोडिक मोशन, कि जब पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता रहता है, तो उसे हम कहते हैं आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कहता है, देखते हैं यहाँ से क्या कहता है, जो कंसेप्ट है, कहता है यहाँ से कि आवर्तकाल, आवर्तकाल टाइम पीरियड किसे कहते हैं, तो निश्चित पथ पर चली गई दूरी में लगा समय जो होगा वह आवर्त काल के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति जिसे SHM से हम शॉर्ट फॉर्म में सूचित करते हैं, तो क्या होता है कि जब कोई पिंड एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति में इधर उधर गति करता है तो उसे हम सरल आवर्त गति के रूप में जानते हैं, सरल आवर्त गति के रूप में हम जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर देखेंगे कि एक्सट्रीम ऑफ एंड पॉइंट ये इसे है, तो इसको आप देख सकते हैं फिगर में, इसको डिनोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक साधारण लोलक की गति से संबंधित तथ्य के बारे में हम जानेंगे। तो एक साधारण लोलक की जो गति होती है वह किससे संबंधित होता है, इस प्रकार से उदाहरण के रूप में कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब लोलक मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, जब लोलक मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। प्रत्येक आवर्त काल में लोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करता है, यानी कि प्रत्येक आवर्त काल में लोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे सामान्य लोलक का दोलन आयाम के साथ कम होता जाता है, यानी सामान्य लोलक का जो दोलन आयाम होते हैं, दोलन जो आयाम समय होते हैं उसके साथ जो है कि कम होता रहता है। अगला आपके स्क्रीन पे है कि 1 सेकंड में पिंड अपनी गति को कितनी बार दोहराती है, तो वह पिंड क्या कहलाती है, तो वह आवृत्ति कहलाती है। ध्यान रखेंगे, 1 सेकंड में पिंड अपनी गति को जितनी बार दोहराएगा वह पिंड के लिए क्या होगा, तो आवृत्ति के रूप में हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी के रूप में जानते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक आप जाने तो हर्ज होता है, हर्ज या फिर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि सरल आवर्त गति करने वाले द्रव्यमान के कण और उसके आवर्त काल के बीच का क्या संबंध हो सकता है, तो यहाँ पर T बराबर हम देखें तो आवर्त काल बराबर हो सकता है यहाँ पर 2 पाई √m/k, यानी k एक स्थिरांक है, कांस्टेंट टर्म है, ध्यान रखेंगे कांस्टेंट टर्म है। अगला आपके स्क्रीन पे इस सरल लोलक की डोरी को प्रभावी लंबाई L है व गुरुत्वीय त्वरण G है, से क्या संबंध हो सकता है, तो T बराबर होता है 2 पाई √L/G, 2 पाई L/G का अंडर रूट हो जाता है, यानी 2 पाई √L/G, जहाँ पर T क्या है, तो आवर्त काल है। ध्यान रखेंगे यह आपके सरल लोलक की जो डोरी होती है उस पर जो है कि प्रभाव पड़ता है आपका, जिस प्रकार से सरल लोलक की डोरी बढ़ेगी तो आपका जो है कि टाइम पीरियड भी
बढ़ जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका कि आवर्तकाल का मान किस पर निर्भर करता है? तो आवर्तकाल का मान डोरी की प्रभावी लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अगला आपके स्क्रीन पे कि यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है उसको जो बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो उसके आवर्तकाल का जो है कि बढ़ जाएगा। जैसे कि झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए, आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखेंगे, आवर्तकाल जो होता है वह सरल लोलक के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कंसेप्ट के रूप में यहाँ से आप देख सकते हैं कि झूले पर बैठी लड़की की गति क्या कहलाती है? तो झूले पर बैठी लड़की की जो गति होती है वह क्या गति कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है, रेकरिंग मोशन कहलाती है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण को स्थितिज ऊर्जा क्या है? यानी सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो U बराबर 0.5 किलो एक्स के एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर के एक स्थिरांक है और एक्स क्या है? तो विस्थापन है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो है कि घट जाएगा। ध्यान रखेंगे, जब कोई भी लड़की झूला झूलते समय अपने झूले पर जो है कि खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल उसका घट जाएगा। किस स्थिति में घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है? तो किस स्थिति में घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाने पर क्या होगा? तो घड़ी का जो है कि आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है क्योंकि जो है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे, जब गर्मी होता है तो पेंडुलम की जो घड़ी होती है उसमें जो कि गर्मियों में क्या हो जाए? सुस्त पड़ जाती है पेंडुलम। तो किस लिए होता है? क्योंकि जो सरल लोलक की जो लंबाई होती है वह थोड़ा सा बढ़ जाता है। पेंडुलम घड़ी सर्दियों में तेज चलने लगती है क्योंकि यह कि लोलक की जो प्रभावी लंबाई है वह थोड़ा सा घट जाता है। आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको आप देखेंगे तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण या फिर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 गुना होता है। ध्यान रखेंगे, चंद्रमा पर जो होता है यानी पृथ्वी पर किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण वाला यानी कि गुरुत्वाकर्षण मान है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वह 1 है, तो चंद्रमा पर जा करके वह उसका 6 भाग हो जाएगा, यानी 1/6 भाग रह जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला आपके स्क्रीन पे कि जड़त्व आघूर्ण जिसे कि ऐंठन भी हम लोग कहते हैं, और कोणीय त्वरण के बीच का संबंध क्या है? तो कोणीय त्वरण यानी कि ओमेगा इजकल टू आघूर्ण बटे होता है जड़त्व आघूर्ण। ध्यान रखेंगे, कोणीय त्वरण बराबर होता है आघूर्ण बटे जड़त्व होता है। अगला आप देखेंगे कि यदि किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले आघूर्ण का सदिश योग शून्य हो तो वस्तु की स्थिति क्या कहलाएगी? तो वस्तु की स्थिति घूर्णीय समतल कहलाएगी, घूर्णीय संतुलन कहलाएगी। अगला आपके स्क्रीन पे है कि एक घूर्णन करती वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर क्या एक समान होता है? ध्यान रखेंगे, एक घूर्णन करती वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है, कोणीय वेग एक समान होता है। अगला देखेंगे कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो शरीर के वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शरीर का वजन जो है कि घट जाएगा, यानी कि पृथ्वी के जो घूर्णन गति है उसको अगर बढ़ जाए, वह जो गति है वह बढ़ जाए तो शरीर का वजन है हम लोग का वह घट जाएगा। पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है। पेंडुलम किस तरीके से काम करता है? तो लयबद्ध दोलक के रूप में कार्य करता है। अतः इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो घड़ी में किया जाता है। लट्टू का जो है घूमना किसका उदाहरण है? तो केंद्राभिमुखी बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने लगने वाले जो आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में
चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से आघूर्ण करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या परिवर्तित होता है? तो वेग परिवर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका जो वेग है वह परिवर्तित हो जाता है, बदलता रहता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है। किस तरीके से? तो क्रिस्टीय दोलित्र के रूप में, क्रिस्टल ऑसिलेटर इसे बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, क्रिस्टलीय दोलित्र के रूप में होते हैं। आगे देखेंगे कि घड़ी में सेफ्टिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। घड़ी में सेफ्टिक क्रिस्टल का कार्य जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे तो देखने को मिलेगा, यहाँ से कहता है कंसेप्ट जो कहता है वहां देखेंगे तो यहाँ पर लोलक घड़ियों में गर्मियों में जो है कि सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, दोलन के समय बढ़ जाते हैं और लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल भी बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है? तो घड़ी जो है कि गर्मी में स्लो पड़ जाता है। अगला आपके स्क्रीन पे है कि लोलक की कालावधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो देखेंगे कि लोलक की जो लंबाई होती है उस पर लोलक की काला जो अवधि होती है, टाइम पीरियड जो होता है वह निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे आयतन, भार, द्रव्यमान व घनत्व। आयतन, भार, द्रव्यमान व घनत्व में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो यह वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाए। ध्यान रखेंगे कि आयतन, भार, द्रव्यमान व घनत्व में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? यदि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाए तो इसका जो घनत्व है वह अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सरल मशीन के जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड और कई सारे कंसेप्ट को हम बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।